So today we will discuss about Ohm's law and resistance. ठीक है, Ohm's law और resistance का डिस्कशन है आज अपना पूरा, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, ये भी पूरा डिस्कशन में है। थोड़ा जल्दी आया करो यार, ज्वाइन कर लिया करो फटाफट, आप लोग देर से ज्वाइन करते हैं। सो अप टू 10th स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा बेटा आप लोगों ने? अप टू 10th स्टैंडर्ड अगर आप लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा है? देखो, ये मान लो कोई वायर है, ठीक है, सपोज दिस इज एनी वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड दिस इज दियर लेंथ एल एंड दिस इज दियर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस हियर? क्या होता है फार्मूला बताओ जरा। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, बराबर है। व्हाट इज रो हियर? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या मटेरियल, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम लोग? ओम में मेजर करते हैं, लिखते ऐसे और सिंबल ऐसा बनता है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? इट इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ से अगर हम लोग देखें तो इट इज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ये एक टर्म कैंसिल होके कितना बचेगा? इट इज इन ओम मीटर। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस की यूनिट? ओम मीटर। रेजिस्टेंस को किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग? ओम में मेजर कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे कि भाई आर की वैल्यू ऐसे कैसे आती है ना। और ये हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ से। बट उसके पहले जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक इस तरह का क्यूबिकल स्ट्रक्चर लेता हूँ, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर ले लीजिए ऐसा, ठीक है। इसके डिफरेंट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर मान लो मैं टर्मिनल ऐसा ले लेता हूँ, ये लेंथ हो गई, ये थिकनेस हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अगर मान लो टर्मिनल ये है 1 और 2, तो 1 और 2 टर्मिनल के अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इसके लिए कौन सा वाला फेस का एरिया लेना आपको? इस फेस का एरिया लेना है। और इस फेस का एरिया कितना होगा बेटा? ब्रेथ इनटू थिकनेस। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस 1 और 2 एंड के बीच में लेना है तो इट इज रो इनटू रेजिस्टिविटी इज रो हियर एंड इट इज द लेंथ अपॉन एरिया की जगह पे क्या जाएगा? ब्रेथ इनटू थिकनेस। और अगर मान लो हमें रेजिस्टेंस इन दो फेस के बीच में लेना है, ये हो गई सपोज थर्ड और ये वाली फेज हो गई मान लो फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ फेज के बीच में अगर रेजिस्टेंस लेना है तो कितना आएगा? थर्ड और फोर्थ फेज के बीच में थर्ड और फोर्थ, इसमें एरिया कौन सी वाली फेज का लोगे आप? ऊपर वाली। हाँ, ये वाली फेज का एरिया आपको लेना है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस फेस और इस फेस का एरिया कितना आएगा बेटा? लेंथ इनटू थिकनेस आएगा। सॉरी, इट इज लेंथ इनटू थिकनेस, बराबर है। तो अगर रेजिस्टेंस आपको चाहिए थर्ड और फोर्थ फेस के बीच में तो रेजिस्टिविटी और ये लेंथ का काम करेगा, तो इट इज बी अपॉन लेंथ इनटू थिकनेस। एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस 5 6 मेंशन नहीं किया मैंने, 5 6 फेस ये वाली है, ठीक है। तो इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए 5 और 6 फेस समझ गए? फ्रंट और बैक वाली जो देख रहे हैं उस फेस के अक्रॉस में अगर आप देख रहे हो तो कितना आएगा फिर फ्रंट और बैक वाली फेस के लिए? फ्रंट और बैक वाली फेस के लिए रेजिस्टेंस सर लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं, एरिया कौन सा वाला रहेगा? अभी लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा एरिया, बराबर है। और जो लेंथ का काम करेगा वो कौन करेगा? थिकनेस यहाँ पे लेंथ का काम करेगा, ठीक है।
समझ गए? सपोज आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है सर, ठीक है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हमने लिए यहाँ पे, ये इस तरह का कंडक्टर है, ये क्यूबॉइडल शेप का कंडक्टर है। अगर हम बेटा ये दो एंड के थ्रू, ये दो मार्कर पेन जिसको लिया मैंने, इन दो एंड के थ्रू अगर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, यहाँ पर इसका ये हो गई लेंथ और एरिया ऑफ फेस ये आएगा, तो ब्रेथ इनटू थिकनेस। कौन सा वाला केस बन गया यहाँ पे? फर्स्ट वाला बन गया। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? अगर हम लोग बेटा ये वाली फेस के लिए ले लें ऐसा, ये वाली फेस के लिए, ये समझ गए जिसमें एंड पे मैंने पेन लगाया हुआ ऐसे, समझ गए? ये वाली फेस के लिए, क्लियर? ये वाले एंड, तो यहाँ पे एरिया ये वाला बनेगा पूरा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ये थिकनेस वाला पोर्शन लेंथ का काम करेगा। कौन सा वाला केस है ये वाला? लास्ट वाला, थर्ड वाला, है ना? और अगर मैं ये वाले एंड के लिए ले लूं ऐसा, ये ऐसा, ये वाला एंड दिख रहा है, ये वाला एंड, यस सर। है ना? तो इसके लिए लेंथ का काम कौन कर रहा है? ब्रेथ, और एरिया ऑफ द फेस ये वाला आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए ना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट बोर्ड पे देख लो, कैलकुलेशन देख लो बोर्ड पे, कोई डाउट है तो पूछ लो। ले लिए क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। Now this is page number 2, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पर एक वायर मान लो ये ऐसा, ये सपोज बेटा कॉपर का वायर है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, और रेसिस्टिविटी यहाँ पे रो है, ठीक है। अगर मैं कुछ पैरामीटर ले लूं यहाँ पे, मान लो लेंथ कितना मीटर ले लिया मैंने? 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर मैंने ले लिया, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेसिस्टिविटी, मैं यहाँ पे आप लोगों को रेसिस्टिविटी के लिए एक टेबल दिखाता हूँ एनसीईआरटी से, स्क्रीन शेयर पे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आई है, हाँ देखो अभी, ये यहाँ पे देखो जो रेसिस्टिविटी दी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी कितनी? 1.7 इंटू 10 टू द पावर कितना? -8, बराबर है -8। सिल्वर के लिए उससे कम है। फिर आप जाओ नाइक्रोम वायर के लिए, तो नाइक्रोम वायर के लिए रेसिस्टिविटी कितनी है? 100 इंटू 10 टू द पावर -8। मैग्नीशियम एलॉय के लिए 48 इंटू 10 टू द पावर -8। सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी, समझ गए कि नहीं? हार्ड रबर के लिए 10 टू द पावर 16 का ऑर्डर, ग्लास के लिए 10 टू द पावर 14 का ऑर्डर। मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं इंसुलेटर में, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसलिए इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है। जैसे अगर हमने कॉपर का वायर लिए 1 मीटर लेंथ का, ये रेसिस्टिविटी इसकी 1.7 10 टू द पावर -8। आपको याद नहीं करना, ये डेटा गिवन रहता है ना, तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूं यहाँ पे। सो रेसिस्टिविटी इज 1.7, इट इज 1.7 into 10 to the power -7, -7 था -8 था? -8
-8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। सो नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? रो इनटू एल बाई ए। इट इज 1.7 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और लेंथ कितनी यहाँ पे 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये चला गया ऊपर, तो कितना बच रहा बेटा? ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर -1 ओम या 0.17 ओम। देखो कॉपर वायर है ये, कितनी कम रेसिस्टिविटी है, इस रेजिस्टेंस आया इसका, है ना, 0.17 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। अब एक बात बताना, अगर मैं मान लो इस वायर के दो टुकड़े कर दूं, यहाँ पर बीच से इस वायर को काट दूं, तो क्या बदल जाएगा? दो वायर बन गए यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा, लेकिन लेंथ अलग अलग हो गई। क्या चीज बदलेगा इससे? अगर आपने वायर के दो टुकड़े कर दिए तो क्या बदल जाएगा बताओ? कॉपर है तो गोल्ड बन जाएगा कि कॉपर ही रहेगा? कॉपर ही रहेगा। कॉपर ही रहेगा, ऑफ कोर्स गोल्ड थोड़ी बनेगा, है ना। ये लेंथ हो गई इसकी l/2, यहाँ पर भी लेंथ कितनी हो गई इसकी? l/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला क्या बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला क्या? हाँ सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे बदलेगा? लेंथ बदल रही ना, बीच में से काट दी ना आपने, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है ना। जैसे ये वायर दिख रहा है, देख ये वायर दिख रहा है इसके पास, वो सर बहुत पतला है। हाँ बहुत पतला, कम दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बीच से काट दूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा क्या? हेलो सर बदलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? हाँ नो सर। नहीं बदलेगा ना। जैसे ये पेंसिल दिख रही है आपको, इसके मैं दो टुकड़े कर दूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा इसका क्या? नहीं। हेलो बोलो जल्दी से। नो सर। हाँ, देन रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा और रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा। अभी रेजिस्टेंस का फार्मूला अब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इनटू l/2 अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, सपोज ये r0 से मैं डिनोट कर दूं, तो अब जो रेजिस्टेंस आ गया ये कितना हो गया? r0/2 हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? रेसिस्टिविटी No, पे sir. कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी, चाहे छोटा वायर हो चाहे बड़ा वायर हो। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप अलग ले लेते हो, कोई और दूसरा वायर बना देते हो यहाँ पे, ये डायग्राम पे थोड़े से खड़े हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर भी इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो इनटू l/2 अपॉन ए, इट इज अगेन r0/2। r0/2 मतलब 0.17 ओम अपॉन 2 0.085 ओम, है ना। समझ गए कि नहीं? तो अभी देखो, जब हम लोग कैपेसिटर कर रहे थे, कनेक्शन वायर की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका जो कनेक्शन वायर हम लोग लेते बेटा, आधा मीटर 1 मीटर तो बहुत हो जाता है। छोटे छोटे से कनेक्शन वायर रहते, तो उनका रेजिस्टेंस कितना कम रहता है देख लो। ये कॉपर वायर है, आधे मीटर वायर का रेजिस्टेंस, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, इतना कम है ना। समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा यहाँ पे? हेलो, ये समझ गए आप लोग? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट? हाँ बोलो। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? हाँ, रेजिस्टिविटी बेटा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं बदलेगी, वो टेम्परेचर बदलेगा या मटेरियल बदलेगा तो बदलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉपर की जगह पे एक और, जैसे कोई और वायर ले लूं यहाँ पे किसी और मटेरियल का, जैसे सिल्वर का ले लिया मैंने, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी और कम थी ना, आया ना। तो इसकी रेसिस्टिविटी 1.6 10 टू द पावर -8 ओम मीटर थी, बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इतना ही ले ले, मीटर स्क्वायर, लेंथ भी मान ले तो इतना ही ले ले। तो रेसिस्टिविटी मटेरियल बदलेगा तो बदलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे भी डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल का नेचर कैसा, लेंथ कितनी ले रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कितना ले रहे हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो वायर को काटने से, छीलने से, मोड़ने से
रेसिस्टिविटी नहीं बदलती है। जैसे ये वायर है आपके पास में, ठीक है ना, अभी ये वाले वायर का इस एंड के लिए रेजिस्टेंस अलग आएगा ऐसा, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो भी है स्टील का वायर, तो स्टील के लिए जो रेसिस्टिविटी वही रहेगी। अगर मैं मोड़ के वायर को ऐसा कर दूं, सम टाइम आपने देखा होगा कहीं पे वायर पतला होता तो डबल वायर लगा देते इलेक्ट्रीशियन ताकि पिघले ना। तो जैसे इस तरह से आपने कर दी तो मटेरियल तो वही है कि मटेरियल बदल गया, तो ऐसे में भी रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लेंथ आधी हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। अब मान लो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो लेंथ आपने आधी कर दी है और एरिया आपने डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया अभी यहाँ पर? 4 टाइम लेस। हाँ 4 टाइम्स बन जाएगा, 1/4 ना, 4 टाइम्स नहीं, 1/4 ना, यस सर। है ना। L/2 और ये 2 है तो कितना हो जाएगा, R/4 हो गया। तो देख, अगर अगर ऐसे वाले केस में यहां पर से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है ये वायर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मान ले रेजिस्टेंस कितना अभी, अगर ये 100 ओम का है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर 100 ओम का है, इसको अगर हम लोग मोड़ कर आधा बीच से मोड़ दिए हमने और फिर अब ऐसा करंट फ्लो करा रहा है यहां पर से, ये ऐसे यहां पर बैटरी लगा दी, अब कितना रेजिस्टेंस हो गया यहां पर का? पहले 100 ओम का था, सीधा था, आधा बीच से मोड़ के ऐसा फोल्ड कर दिया, 2 फोल्ड कर दिया, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, 1/4 ना। ये नहीं बदलेगी रेजिस्टिविटी, ये L/2 और ये 2A, भैया एक का क्रॉस सेक्शन A है तो दूसरे का भी ऐसा हो गया तो 2A हो गया ना क्रॉस सेक्शन, तो इट इज L/2 अपॉन 2A, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/4 टाइम्स, 25 ओम बचा कि नहीं, 25 ओम। समझ गए, समझ गए इसको? यस सर। कोई डाउट? तो वायर को मोड़ने से खींच दो और वायर को और पतला कर दो या छोटा कर दो, काट दो, क्या चीज नहीं बदलेगा इससे, क्या नहीं बदलेगा? रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। हमने जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़े थे जहां पे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, वो भी नहीं बदलती, वो भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर बदलोगे, मटेरियल बदलोगे तभी बदलती, वैसे नहीं बदलती, ठीक है। जैसे इस वायर का यंग्स मॉडुलस, इसको काट भी दोगे तो इधर का भी वही रहेगा, इधर का भी वही रहेगा, वो नहीं बदलता है। हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बदल सकती है क्योंकि वो हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, या कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो हमारे हाथ में कि भाई हम कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं आगे से, या कितना करंट यहाँ से फ्लो कराना चाह रहे हैं। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है, वो यहाँ से करंट नहीं भी अगर फ्लो हो रहा है इस वायर से, तब भी क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस रहेगा। समझ गए कि नहीं? अगर मान लो इससे करंट नहीं भी फ्लो हो रहा है ना, तब भी इसका रेजिस्टेंस रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो गया? तो करंट फ्लो हो या ना हो, रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे कैपेसिटी के लिए हमने पढ़े थे, कंडक्टर में आप चार्ज स्टोर करो या ना करो, उसकी कैपेसिटी रहती है, तो वैसे रेजिस्टेंस के लिए भी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ बात करूं ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ओम्स लॉ की, तो V इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, आर आई, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, और कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज Q डिवाइडेड बाय V। कैपेसिटी के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोगों ने, कैपेसिटी C विल बी Q बाय V। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर रेजिस्टेंस V पे और I पे डिपेंड करता, नहीं करता भाई। कैपेसिटी Q और V पे नहीं करता डिपेंड, लेकिन रेजिस्टेंस कहीं फाइंड आउट करना है। जैसे इस वायर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो क्या करके देखोगे, यहाँ पे इन दोनों एंड पे वोल्टेज लगा के देखोगे, फिर देखोगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना करंट गया, ये रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर बनेगा। लेकिन आप वोल्टेज मत लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट मत करो, करंट फ्लो ना हो, तब भी इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का इन दोनों क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करना तो यूज करना पड़ेगा। ऐसे कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है, उसका चार्ज और पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है भाई।
वो तो है कैपेसिटी, आप उसमें चार्ज स्टोर करो या ना करो, उसकी कैपेसिटी है, वैसी रेजिस्टेंस के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फार्मूले से या इनसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है? समझ गए? अभी डाउट है कुछ? समझ गए या डाउट है? बोलो जल्दी से। तो रेजिस्टेंस ये किस पे डिपेंड नहीं करता? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। ये देखना, ये प्रॉपर इन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखे ना अपन ने, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है ना? तो रेसिस्टिविटी कब बदलेगी? वायर को मोड़ने से, तोड़ने से, रीमोल्ड करने से। वायर रीमोल्ड करने का मतलब समझ, सीड बना दो वायर का, रेसिस्टिविटी बदलेगी क्या उससे? अगर वही टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर, हम कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला रहे, जैसा बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। क्या बदल सकता है? रेजिस्टेंस बदल सकता है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस में ये फिजिकल पैरामीटर भी आ रहे हैं, लेंथ और एरिया। रेसिस्टिविटी कौन सा पैरामीटर? ये फिजिकल नहीं, ये अंदर का इनबिल्ड है। एक छोटे से टुकड़े की भी रेसिस्टिविटी वही होगी, जैसे ये पूरे वायर की जो रेसिस्टिविटी है वही एक छोटे से टुकड़े की रेसिस्टिविटी है। इट इज जस्ट लाइक डेंसिटी, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक डेंसिटी। जैसे कल तुम लोग डेंसिटी और वो कौन था फर्स्ट, डेंसिटी और उसको लेके कंफ्यूजन हो गया, तो उसको, ये वायर है, ये छोटे से टुकड़े की भी वही डेंसिटी है और पूरे वायर की भी वही डेंसिटी है, लेकिन ये छोटे से टुकड़े की लेंथ अलग रहेगी, है ना? ये जो छोटा सा पीस अगर लोगे उसकी लेंथ अलग रहेगी, थोड़ा विजिबिलिटी कम है, ठीक है? बट मैं यही वायर इसलिए यूज कर रहा ताकि आपको फीलिंग आए, मैं दूसरे कलर का नहीं यूज कर पा रहा हूँ इसलिए, समझ गए ना? तो छोटे से टुकड़े की रेजिस्टिविटी और ये पूरे बड़े टुकड़े की रेजिस्टिविटी सेम है, डेंसिटी की भी वही बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, ये वाला, तो इसकी लेंथ कम है, इसका वॉल्यूम भी कम है। इसकी लेंथ ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो चाहे तो आप डेंसिटी यहां से मेजर कर लो, चाहे पूरे से कर लो, सेम ही आनी है। वैसे रेसिस्टिविटी चाहे आप छोटे से पीस के लिए देखो, चाहे पूरे बड़े वायर के लिए देखो, रेसिस्टिविटी क्या रहेगी? इसकी सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग। ले लिए? अगले पेज पे जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए बेटा? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है अभी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। पेज नंबर 3। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखो। सबसे पहली बात तो ओम्स लॉ बेटा कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये एक रिलेशन है जो ओम्स ने सिर्फ कंडक्टर के लिए ऑब्जर्व किया, बाकी के लिए भी ऑब्जर्व नहीं होती है ना? ओमिक रेजिस्टेंस के लिए ऑब्जर्व होती है, बस ये समझ लो आप, ओम्स लॉ। लेकिन हम इसको लॉ बोलते हैं। तो सपोज यहां पर हमने कोई कंडक्टर इमेजिन किए, सपोज दिस इज एनी कंडक्टर, और ठीक है, ये कंडक्टर के दो एंड हो गए बेटा यहाँ पे। अब इस कंडक्टर पे हम मान लो बैटरी लगा देते हैं, कनेक्शन वायर है और पतला सा, ये बैटरी हमने लगा दिया। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी है? सपोज 20 वोल्ट की। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे,
दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट इस तरह से आएगा, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ सपोज L के बराबर है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A के बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए ना। तो कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, इन दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का क्रिएट होगा, बताओ जरा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V, ये दोनों एंड पे इतने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जितना बैटरी का है। और इनको आप इमेजिन कर लो, ये कनेक्शन वायर है, थोड़ी देर के लिए हम इनको नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं कि बिल्कुल पास में हमने बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का क्रिएट हुआ, V के बराबर क्रिएट हुआ। बात समझ गए। तो अब करंट, यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है ना वो फील्ड के डायरेक्शन पे हम लोग लेते हैं। तो कुछ इक्वेशंस जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डायरेक्ट किसके बराबर लिख सकते हो आप, E इंटू एल लिख सकते हैं क्या हम लोग, बताना। E इंटू एल, E इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस L है। तो तुम्हें ध्यान है मैंने सिखाया था V is equals to ED, D is the distance between distance along the direction of field, याद है कि नहीं। ये वाला एंड कैसा रहेगा, यहाँ पे ये वाला एंड रहेगा हायर पोटेंशियल पे और ये वाला एंड किधर रहेगा, लोअर पोटेंशियल पे। तो ये स्टेप समझ गए कि नहीं, V इक्वल्स टू EL कैसे लिख दिए हम लोगों ने, हेलो समझ गए या नहीं, याद आया कि नहीं, बोलो बेटा जल्दी से। अगर मैं इसको D ले लूं तो ED याद आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू ED, याद आया, कहां पे पढ़े थे अपन ने। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये डिस्टेंस D है तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख देते हैं अपन, V इक्वल्स टू ED से लिख देते कि नहीं लिखते, याद आया, हेलो याद आया बेटा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज V इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैंने कितना लिख दिया, EL लिख दिया। तो ये बेसिक क्लियर हो गया यहाँ तक का, कि डाउट है कुछ, अभी आगे बढ़ूं मैं अब एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लियर हो गया बेसिक इतना। यस सर। हेलो ओके। अब मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे रिलेट होती है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आपस में कैसे रिलेट होती है। VD इज इक्वल्स टू, VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन me इंटू टाउ, यही होता है ना। व्हाट इज E हियर, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही होता फार्मूला। ये टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फार्मूला पढ़े थे। एंड सिंस इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर पढ़े हम लोगों ने, बताओ जरा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर किसके बराबर होता है, थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज I इक्वल्स टू किसके बराबर, NEA इंटू VD, ठीक होता है कि नहीं। स्मॉल n क्या है ये बताओ, स्मॉल n, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n, हाँ स्मॉल n, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये A क्या है यहाँ पे, ये A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और VD क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है। तो इस फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू NEA, ड्रिफ्ट स्पीड की जगह पे E कैपिटल E अपॉन ME
इंटू कितना टाउ। इसको रीअरेंज करते हैं बेटा हम लोग, इसको रीअरेंज करते हैं n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम ई और फिर a इंटू ई। और e को क्या लिख सकते हो आप, v बाई एल लिख सकते हो कि नहीं? e को क्या लिख सकते हो आप, इट इज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू एरिया। और इसको क्या लिख सकते हो, v बाई एल। और ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए ये वाला जो v है? हेलो, समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक कैलकुलेशन में? देखो बस हम लोग पहुंच ही गए अब ओम्स लॉ तक, ओम्स लॉ तक पहुंच ही गए यहाँ से। कोई डाउट है किसी को भी? हेलो, बोलो जल्दी से। सर नहीं समझा। कहाँ पर से नहीं समझा बेटा? वो ईडी वैसे। हाँ, कहाँ से नहीं समझा? V इक्वल्स टू ईडी से सर। v इक्वल्स टू ईडी से? यस सर। ठीक है, देख v इक्वल्स टू ईडी से, ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं समझा क्या? यस सर। ये तो पुरानी कहानी थी, ये वाली जो थ्योरी थी ये तो पुरानी वाली थी। कहाँ पर की थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी थी ये, ठीक है? हेलो, ये जो स्टेप मैंने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टेप था ना बेटा ये वाला, ठीक है? ये बैटरी लगा दी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में, और ये इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे, ठीक है? चल देख, अगर मान लो किसी जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे M और एक पॉइंट ले लिया मैंने N, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M माइनस N किसके बराबर लिखते थे अपन लोग? V इक्वल्स टू ED लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हेलो, समझ गया? याद आया कि नहीं अभी? यस सर। याद आ गया अभी अच्छे से? बोल जल्दी से। यस सर। हाँ, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, EL लिख दिया। अभी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ओके। तो ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं अब इधर की? ये डेरिवेशन कल या परसों की क्लास में हुआ हमारा ड्रिफ्ट स्पीड का, ये डेरिवेशन कल की क्लास में हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिए। तो अभी इसको बस रीअरेंज किए, एन को अलग रख दिए, ई और ई दो बार हो गया, टाउ को पहले लिख दिए, एम इधर लिख दिए, ये और फिर ई को क्या लिख दिया हमने, वी बाई एल लिख दिए। अभी समझ गए? यस सर। ओके। और किसी को डाउट है अभी यहाँ पे? और किसी को डाउट है इस पे? और किसी को डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। और किसी को डाउट है क्या? हेलो, और किसी को डाउट है क्या? हेलो, और किसी को डाउट है क्या बेटा? और किसी को डाउट है क्या? जल्दी बोलो। और किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो अभी इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, बस हम लोग पहुंचेगा अभी एंड पॉइंट पे। अभी ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। ये यहाँ पर का पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है उसको लिख देता हूँ मैं। तो I इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ध्यान देना, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम ई इंटू एरिया इंटू भी क्या है यहाँ पे, पीडी मतलब समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अभी पेज नंबर 4 है। तो देखो अभी यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर ले जा लिया मैंने, फिर ये एन, फिर ई स्क्वायर इंटू टाउ, और
L डिवाइडेड बाय A इंटू आई। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ये वाली स्टेप देखना, इसको रीअरेंज किया अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस को एक साइड लिख दिए और बाकी ये वाले टर्म को इधर ले जाके लेके, तो एम ही इधर है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये लेंथ इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और एरिया कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये स्टेप देखो अभी, देख लिए कि नहीं? हेलो, समझ गया सर। समझ गए? ओके, तो अब Yes, क्या sir. आएगा बेटा? यहाँ पे आगे देखोगे भी ये पूरा टर्म अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कंडक्टर बदलने से बदलेगा क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई कॉपर वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास अलग रहेगा, गोल्ड में अलग रहेगा, बदलेगा क्या? नो सर। नहीं बदलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बदलेगी क्या कभी? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नो सर। नहीं बदलेगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बदलेगा क्या? नो टाउ बदलेगा क्या? सर। No, sir. रिलैक्सेशन टाइम कब बदलेगा? टेम्परेचर चेंज करने से। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। समझ गए? समझ Yes, गए sir. कि नहीं? तो अगर हम एक ही वायर की बात कर रहे हैं, जैसे इसी वायर की हम लोग बात करें यहाँ पे, इधर देखेंगे नहीं बोर्ड पे, अगर हम इसी वायर अकेले की बात करें, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिए वायर, तो इस वायर के लिए एमई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा ये बताओ, आधा टुकड़ा अगर मैं लेता हूं वायर का, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे अलग अलग रहेगी कि वही रहेगी? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही रहेंगी। वही रहेगी। अच्छा चलो ऐसा, यहाँ से टुकड़े कर रहा है, इधर पे ज्यादा बड़ा है और इधर पे छोटा है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? किस साइड पे ज्यादा रहेगी? बड़े वाले साइड नहीं। फिर वही बात यार, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी No, वही रहेगी, छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े में कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बड़े टुकड़े में ज्यादा और छोटे टुकड़े में कम। बात समझ गए भाई? जितना बड़ा टुकड़ा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना छोटा टुकड़ा उतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो डेंसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो फिक्स रहेगी। एक मिनट, लाइट गोल हुई है, मैं मोड्स चेंज कर रहा हूं। हाँ, आ रही बेटा आवाज अभी? हेलो। Yes, sir. तो इसमें ये वायर के टुकड़े की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चाहे छोटा टुकड़ा हो तो यहाँ पर की रेसिस्टिविटी भी उतनी रहती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाइट कम हो गई थोड़ी सी, दिख रहा है अभी? हेलो, दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा वायर क्या? नो सर। वायर 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 अभी दिख रहा सर। अभी दिख रहा है वायर, ये है ना? तो ये इधर छोटा टुकड़ा, मान Yes, लीजिए sir. बड़ा टुकड़ा है, तो वायर, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, छोटे टुकड़े में और बड़े टुकड़े में अलग अलग रहेगी कि एक जैसी रहेगी? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी रहेगी। एक जैसी रहेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे, जितना बड़ा टुकड़ा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये किस पे डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। रिलैक्सेशन टाइम, ये किस पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है? रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। लेंथ, अब हमारे पास आ गया, देखो लेंथ हम छोटी रख रहे हैं, बड़ी रख रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हमारे पास आ गया। हम पतला वायर ले रहे हैं कि मोटा वायर ले रहे हैं? समझ गए?
हम लोग पतला वायर ले रहे हैं कि मोटा वायर ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर आ गया, लेंथ हमारे ऊपर आ गई, लेकिन इस पे जो कंट्रोल है ये अब हमारे ऊपर नहीं। हमने एक बार वायर ले लिया तो हम उसको, उसकी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसको नहीं बदल सकते। हम लोग वायर की क्या बदल सकते हैं, लेंथ बदल सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो इतना पूरा टर्म क्या दिख रहा है आपको, और अ पर्टिकुलर वायर, यहां पे अगर मैं लिख दूं इस स्टेप को, और अ पर्टिकुलर वायर, किसी पर्टिकुलर वायर के लिए, जैसे ये है, और अ पर्टिकुलर वायर, ये वाला जो टर्म आ रहा पूरा ये कांस्टेंट हो गया है, me upon n e square into tau into l upon a, it will be constant. So therefore v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जब हम यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू I, यही क्या है यहाँ पे बताओ जरा अभी, दिस इज द ओम्स लॉ, आया ना। और फिर यहाँ पे आप आर आई से को इक्वेट कर देते हो, जहां पे आर क्या है बेटा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। समझ गए, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हाँ बोलो सर एल और ए कैसे कांस्टेंट हो गया वहां पे? पर्टिकुलर वायर का मतलब क्या समझा, पर्टिकुलर वायर, कोई वायर ले लिया, बीच में थोड़ी काट के बदलोगे, एक बार ले लिए तो अपन काटेंगे थोड़ी है उसको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, जैसे बल्ब का फिलामेंट एक बार खरीद के जो आ गया, अब उसको बदल सकते हो क्या तुम बाद में, है ना। हीटर की कॉइल एक बार जो आ गई, जब तक टूटेगी उटेगी कुछ नहीं, तब तक बीच में बदलने का क्या काम, वहां पे बदलोगे क्या। हाँ, वहां पे आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक बार जो चीज मैन्युफैक्चर होके आ गई, जैसे हीटर की जो कॉइल एक बार आ गई तो आ गई, फिर वो उसको बीच में बदल सकते हैं अपन, हीटर की कॉइल को कब बदलेगी, हीटर की कॉइल कब चेंज करोगे, फिर जब टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा कर सकते हो कि नहीं, जैसे ये हीटर की कॉइल है, मान लीजिए ये हीटर की कॉइल है ना, तो ये कब बदल सकते हैं अपन, नहीं दिख रही ना, विजिबिलिटी कम है इसकी, है ना, दिख रही है अभी नहीं। तो एक बार ये बन के आगे तो दिख रही सर। कुछ कर सकते हैं इसको, या तो इसको काटोगे तभी चेंज होगा ना, एक बार लगा दिए। हाँ, यहाँ पे आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो दोनों एंड पे, ये हमारे ऊपर जरूर रहता है। जो बल्ब हो गया उसका फिलामेंट जो एक बार बन के आ गया, ऐसा थोड़ी कि तोड़ेंगे फिर बदलेंगे, हो गया वो तो फिक्स हो गई क्वांटिटी। तो लेंथ और एरिया और अ पर्टिकुलर, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे वर्ड, और अ पर्टिकुलर वायर, पर्टिकुलर वायर मतलब समझ गए, हम वायर को अब चेंज नहीं कर रहे, किसी वायर के लिए, तो लेंथ और एरिया भी वही हो गए। तो हमारे हाथ में क्या बदलने वाला पोर्शन, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे उतना करंट चेंज होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप उसमें दोनों एंड पे उसके 20 वोल्ट लगा रहे हैं कि 40 लगा रहे हैं, 60 लगा रहे हैं, 220 लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। हेलो सर वहाँ पे पर्टिकुलर वायर के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिखना चाहिए ना? यस यस, ऑफ कोर्स पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिखना चाहिए, फॉर अ पर्टिकुलर वायर एंड फिक्स टेम्परेचर, एंड फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए अभी, समझ गया बेटा, हाँ सर। क्लियर हो गया। तो ये है ओम्स लॉ का डेरिवेशन। अभी समझ में आया ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी नहीं आया, बताओ ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझ में आ गया। हेलो, ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझ गए सर हाँ, समझ गए ना ओम्स लॉ का डेरिवेशन, कोई सर वो डाउट जो क्या बेटा, सर बोलना क्या बोल रहा है। सर वो आपने जो कांस्टेंट लिखे हैं वो पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, ये पूरा जो कांस्टेंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट बता क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। देख, यहाँ पर भी v प्रोपोर्शनल टू Rho I लिख दिए तुमने, और यहाँ पर भी ओम्स लॉ भी तो यही कहता है, तो ये कांस्टेंट किसके बराबर होना चाहिए। रेजिस्टेंस। यस, दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते फिर हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया है इस पेज का? सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ वो थोड़ा सा रहेगा यार अभी, क्योंकि लाइट नहीं है ना, वाईफाई से नहीं चल रहा है, नेट इसके मोबाइल के नेट से चल रहा है। ले लिया क्या? हेलो? यस सर। मिटा दूं इसको? मिटा दूं क्या? तो फाइनली अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, हमारे पास दो स्टेप आ गई। V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू me डिवाइडेड बाय, ये इस छोटा सा लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल अपॉन ए इंटू आई। ठीक है? नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अभी देखो, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू आर आई, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ओम्स लॉ। तो कंपेयर कर लो जरा दोनों इक्वेशन को। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय me अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ अपॉन l by a, और r इक्वल्स टू रो इनटू l by a। So therefore rho will be mass of electron upon n e square into tau। अभी देख लो भैया, ये यूनिट्स को देख लो, अभी बराबर आ गए कि नहीं? रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या है? तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती, मटेरियल की, ये देखो यहाँ पे। सो रेसिस्टिविटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे रो क्या है, ये यूनिट क्या आएगी इसकी, वो मीटर इसकी यूनिट रहेगी। कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, देखो अभी कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, देख लो कौन कौन से फैक्टर पे। हेलो, देखो जल्दी से, रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सबके लिए एक जैसा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सभी मटेरियल के लिए एक जैसा। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg फिक्स क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम फिक्स क्वांटिटी। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कैसा ले रहे हो आप, मटेरियल बोल दे ज्यादा बढ़िया है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर? एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये किस पे डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम ये डिपेंड करता है किस पे? रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अभी देखो, जो रेसिस्टिविटी है ये क्या हमारे हाथ पे है क्या कंट्रोल करना? रेसिस्टिविटी हमारे हाथ पे है No, क्या sir. कंट्रोल करना? नहीं है, है ना? हम नहीं कंट्रोल कर सकते भाई। हाँ, हम बस इतना कर सकते कि ये वायर छोटा या बड़ा कर सकते। तो छोटा या बड़ा लेने से आप रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन छोटा वायर लेने से आप इन पैरामीटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, या बड़ा वायर लेने से ये पैरामीटर कंट्रोल नहीं होंगे। आप वायर की लेंथ कितनी रखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है। इसलिए रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इस वायर की रेसिस्टिविटी को अब हम नहीं बदल सकते। इस वायर का रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर लेंगे भाई, छोटा टुकड़ा ले लो कम रेजिस्टेंस, बड़ा टुकड़ा ले लो ज्यादा रेजिस्टेंस, मोटा वायर ले लो कम रेजिस्टेंस। लेकिन छोटा वायर, मोटा वायर, पतला वायर, है ना, फिर सीट ले लो, रेसिस्टिविटी थोड़ी बदलेगी। अभी समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? अभी बोलो जल्दी से, बोलो भाई जल्दी से, कोई डाउट है क्या? हेलो? नो सर। ठीक है, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझ गए आप लोग? किसी को भी कोई डाउट है अभी ओम्स लॉ के डेरिवेशन पे? ओम्स लॉ के डेरिवेशन पे डाउट है किसी भी बच्चे को? बोलो जल्दी से।
है क्या? हेलो, है क्या बेटा? है क्या? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, मैं इस पेज को मिटा देता हूँ। हाँ, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अभी ले लिए? अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, पेज नंबर 7 है कि 6 है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का फार्मूला Me स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पे ना मैं कंडक्टर्स के लिए और सेमी कंडक्टर्स के लिए, नाउ फॉर कंडक्टर एंड नाउ फॉर कंडक्टर्स में क्या कांस्टेंट रहेगा? कंडक्टर्स के लिए क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे? कंडक्टर के लिए एन कांस्टेंट, एमई और ई, ये भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ये तो वैसे भी हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रेसिस्टिविटी में बेटा एमई इज फिक्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये तो कोई नहीं बदल सकता, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कोई नहीं बदल सकता, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमी कंडक्टर हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और यहां पे मैंने ले लिया इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर के लिए एन कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा बताओ जरा? रेसिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज करेगा और रेसिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इसके कारण रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे उल्टी, है ना? ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कोर्स कम होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ने के कारण इनकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा, एंड रेसिस्टिविटी इसके कारण क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज करेगी, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। तो एक इंपॉर्टेंट बात लिख दूं मैं यहाँ पे, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन में दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। इंसुलेटर के जैसा काम करते ये। और ये कैसा काम करते हैं? एट 0 केल्विन, 0 केल्विन बिहेव एज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बन जाएंगे ये, सुपर कंडक्टर। ये इंसुलेटर बन जाएंगे और ये सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर बन जाएंगे 0 केल्विन पे। ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर बन जाएंगे, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसुलेटर पे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी स्मॉल, तो इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इसकी रेसिस्टिविटी पे नेग्लिजिबल चेंज होता है, नेग्लिजिबल चेंज, या ऑलमोस्ट जो चेंज होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी नहीं बदलती है इंसुलेटर की, और मतलब फिर रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट?
हेलो, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। फार्मूला लिखते हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ में फार्मूला कैसे बनेगा इनका। कंडक्टर्स के लिए now this is page number 8. कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर, ठीक है, ध्यान देना। इट इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या रेजिस्टेंस विल बी आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा? इट इज डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। इसकी यूनिट आइदर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अल्फा क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूले यूज करना कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ऐसे सेमी कंडक्टर के लिए जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, या फिर रेजिस्टेंस के लिए जब आप लिखोगे तो इट इज आर टी इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी लिखोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और इसके लिए कैसा है? पॉजिटिव है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन वही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज रो टी हियर? रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। रो नॉट का मतलब क्या बेटा यहाँ पे? रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर टी नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब क्या यहाँ पे? टी माइनस टी नॉट। लेकिन ये जो फार्मूले लिखा हूं मैंने, ये फार्मूले किसके लिए वैलिड है? दिस फार्मूले इज वैलिड ओनली फॉर डेल्टा स्मॉल डेल्टा टी, स्मॉल डेल्टा टी। स्मॉल डेल्टा टी के लिए ही वैलिड है, लार्ज डेल्टा टी के लिए वैलिड नहीं है। स्मॉल डेल्टा टी के लिए वैलिड है ये फार्मूले, ठीक है। लार्ज डेल्टा टी के लिए वैलिड नहीं है। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? समझ गए इसको? कोई डाउट? हेलो, अच्छा ये बताओ, इस तरह के फार्मूले और कहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने? इस तरह के फार्मूले और कहाँ पे पढ़े थे? इस तरह के फार्मूले और कहाँ पे पढ़े थे? हेलो, बताओ बेटा। थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, थर्मल एक्सपांशन एक्सपेंशन। में, हाँ थर्मल एक्सपांशन में इस तरह के फार्मूले पढ़े थे। अच्छा, अगर मान लो ये रेसिस्टिविटी ना फंक्शन दिया हुआ लार्ज चेंज के लिए, तो फिर कैसे करोगे? तो ये फार्मूले डायरेक्ट यूज नहीं होंगे, वो फार्मूले बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले पेज पे आते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हेलो, ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर ये सेमीकंडक्टर में आपने आरटी दिखा है। क्या बेटा? सेमीकंडक्टर में आपने आरटी इक्वल्स टू आरटी दिखा है। अरे सॉरी, यहाँ पे आर नोट लेना, ये गलत लिख दिया। ठीक है, अभी अब ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूले सिर्फ कब के लिए वैलिड है? स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए, ठीक है। ले लिए क्या? लेकिन स्मॉल टेम्परेचर चेंज का मतलब यहाँ पे 10 डिग्री भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा मटेरियल का। अगर बोल दिया कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो ऐसा करना, नहीं है तो फिर हम चलेंगे यहाँ पे। मतलब ये फार्मूले पे हम लोग किसको कांस्टेंट मान रहे हैं? यहाँ पे अल्फा को। ये जो है ना, ये जो फार्मूले लिखे हमने, यहाँ पे अल्फा को क्या मान रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है अल्फा, तो फिर बेटा ये इस तरह से नहीं कर सकते हम लोग,
है ना। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ फार्मूला, फिर स्क्रीनशॉट लो। अल्फा कांस्टेंट है तो ये करना है। ले लिए क्या? ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, अरे भाई ले लिए? यस सर। तो यहाँ पे सिर्फ अब कंडक्टर के लिए बता रहा हूँ ना, सेमी कंडक्टर के लिए नहीं। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ध्यान देना। यहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा एक्चुअली डी रो अपॉन रो इंटू डी टी लिखा जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट डी रो इक्वल्स टू रो इंटू अल्फा इंटू डी टी। ये चेंज इस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन रो अल्फा डी टी। तो ये फार्मूला कब यूज करोगे आप? यहाँ पे टेम्परेचर मान लो टी आई से लेकर टी एफ तक जाओगे, यहाँ पे रो आई से लेकर आप रो एफ तक जाओगे, ठीक है। और ये रो आई है यहाँ पर, समझ गए कि नहीं? तो ये फार्मूला कब यूज करना है? यूज्ड इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट और रो एफ इज इक्वल टू रो आई इंटू 1 प्लस अल्फा, क्या जाएगा यहाँ पे टी एफ माइनस टी आई, इफ अल्फा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डायरेक्ट यूज कर लो। वैसे इंटीग्रेशन में भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ध्यान रखना। समझ गया बेटा? समझ गया? तो ये जो फार्मूला है, ये अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट एंड स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो सेकंड वाला फॉर्मूला है टेम्परेचर लार्ज डिस्टेंस का है ना क्या क्या? सर? लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ना कौन सा वाला? सर लास्ट वाला नीचे का। नहीं, ज्यादा लार्ज टेम्परेचर चेंज करते ना तो ये वैलिड नहीं है कोई भी। फिर तो आप पहला वाला इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बदलती ना फंक्शन बन जाएगा ना, तो अगर किस तरह का फंक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो कोई इशू है नहीं, चाहे इंटीग्रेशन से करो चाहे नॉर्मली करो आप लोग। मैं एक स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, देखना यहाँ पे। ये जो वैल्यू दी है रेसिस्टिविटी की, ये देख स्मॉल वैल्यू दी है, ये मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे देख रहा है ना, सिल्वर के लिए अल्फा की वैल्यू, कॉपर के लिए फिर इनकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी है। यहाँ पे देखो एक एलॉय दिया है नाइक्रोम वायर, जो हीटर कॉइल में यूज करते हैं हम लोग, उसका अल्फा बहुत कम है। इवन कॉपर सिल्वर गोल्ड इनसे भी बहुत कम होता है ये, है ना। कांस्टेंट एक मैंगानीनम एलॉय दिया हुआ है, उसके लिए तो और भी कम है इसकी वैल्यू। और यहाँ पे मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ग्राफ को प्लॉट करना जरा, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का जरा, इस ग्राफ के। यहाँ पे देखो पहला वाला जो ग्राफ है 3.9, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कांस्टेंट है क्या रेसिस्टिविटी? देख 0 से 150 केल्विन तक दिया हुआ है। कांस्टेंट दिख रहा है क्या बेटा? नहीं दिख रहा है ना? हेलो, दिख रहा है क्या? कांस्टेंट दिख रही वैल्यू क्या? हेलो। और रेसिस्टिविटी देख 0 केल्विन पे आके रेसिस्टिविटी थोड़ी बहुत बच रही है, बट ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंच रही है। तो जो मरकरी होता है ना, वो 0 रेसिस्टिविटी शो करता है वहां पे। लेकिन नाइक्रोम वायर की रेसिस्टिविटी देख ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रही है ना। 0 से लेके 800 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और इसके लिए देखो फिर टिपिकल सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो रही है। स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का आप लोग, इसको कॉपी पे लिख लेना, है ना, ड्रॉ करना। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, एनसीईआरटी का? ले लिए क्या? हेलो, ले लिए इसका? अरे बोलो जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा, जल्दी बोलो फिर। हेलो। यस सर। हाँ, इधर पे ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3.3 और 3.4 ये सॉल्व करना है। तो चाहो तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करना क्वेश्चन को। ये लो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, 3.33 फिर 3.4 का एग्जाम्पल का। ले लिए क्या? सर वो नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है या अल्फा कांस्टेंट है? अल्फा कांस्टेंट। अल्फा अगर कांस्टेंट है, नहीं रेसिस्टिविटी कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए तो रेसिस्टिविटी का जो ग्राफ आया वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आया वहां पे, है ना। हाँ सर।
ये एग्जाम्पल का ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी पे करना है, ले लिए? यस 3.4 का ले लो, ले लिए? क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपन ने थर्मल एक्सपेंशन में किए थे, होमवर्क भी है तुम लोगों का, ले लिए? फिर इधर पे ऊपर कलर कोड हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और इसको रीड करना, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, रीड करना है, ठीक है? ठीक है बेटा, ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी अब अगली क्लास में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं।